नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको और फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सभी जुडिशरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में अंत तक ताकि आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, इससे पहले हमने इंडियन एविडेंस एक्ट से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के MCQs के वीडियो अपलोड किए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वह समस्त वीडियो भी हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। साथ ही दोस्तों, यदि अपनी वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत आज का हमारा पहला वीडियो है कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले की विषय वस्तु क्या है। अर्थात कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का जो मामला है वह किससे संबंधित है। तो यह मामला सह अभियुक्त की सह स्वीकृति से संबंधित मामला है। कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य सह अभियुक्त द्वारा की गई सह स्वीकृतियों के संबंध में। अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न में स्टेटमेंट और उसका कारण बताया गया है। स्टेटमेंट यह है कि सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होता है या सक्षम साक्षी होगा। उसके पीछे कारण यह है कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक कि तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि नहीं हो जाती। तो इसका सही आंसर होगा कि कै और ख दोनों सही हैं। ख कै की सही व्याख्या करता है, अर्थात स्टेटमेंट और उसका जो रीजन है वो बिल्कुल सही है और उसके रीजन के लिए वो जो स्टेटमेंट है उसकी सही व्याख्या करता है उसका रीजन। प्रस्तुत प्रश्न पूछा गया इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 133 से। 133 प्रावधान करती है सह अपराधी के बारे में। धारा 133 के अनुसार सह अपराधी व्यक्ति अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई दोष सिद्धि केवल इसलिए कि वह सह अपराधी है कि असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है। धारा 133। साथ ही साथ प्रस्तुत प्रश्न धारा 114 से पूछा गया। धारा 114 प्रावधान करती है न्यायालय किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। न्यायालय ऐसे किसी तथ्य के अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण और लोक तथा प्राइवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह संभाव्य समझता है। अगला प्रश्न है कि सक्षम साक्षी नहीं है। तो बताए गए प्रश्न में से सक्षम साक्षी कौन सा नहीं है। तो जड़ बुद्धि गवाह। तो जड़ बुद्धि का जो गवाह है वह सक्षम साक्षी नहीं है। प्रस्तुत प्रश्न पूछा गया धारा 118 से। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 118 प्रावधान करती है सक्षम साक्षी के बारे में, जिसके अनुसार कहा गया कि कौन साक्ष्य दे सकेगा या सक्षम साक्षी कौन होता है। तो सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस्क, अति वार्धक्य शरीर के, मन के रोग या उसी प्रकार के किसी अन्य कारण से उनसे किए गए प्रश्नों को समझने या उन प्रश्नों के युक्तियुक्त उत्तर देने से निवारित है। जिसके स्पष्टीकरण में बताया गया कि कोई भी पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए असक्षम नहीं है जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने या उनका युक्तियुक्त उत्तर देने से निवारित ना हो। अर्थात सक्षम साक्षी की जब डेफिनेशन देखें धारा 118 के अनुसार
तो एक बात निकल के आती है कि प्रत्येक व्यक्ति सक्षम साक्षी होगा यदि वह उससे किए गए प्रश्नों को समझने, उनका युक्त उत्तर देने की क्षमता रखता है, चाहे वह व्यक्ति पागल ही क्यों ना हो, चाहे वह रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वह बालक ही क्यों ना हो, चाहे वह मूक गवाह ही क्यों ना हो। तो जड़ बुद्धि का जो गवाह है वह सक्षम साक्षी नहीं होगा, क्योंकि वह अपने से किए गए प्रश्नों को समझने के लिए सक्षम नहीं होगा। इसीलिए तो धारा 118 प्रावधान यही करती है कि कोई भी कोमल वयस्क अति वार्धक्य शरीर, मन या रोग या किसी भी अन्य कारण से, कारण चाहे कुछ भी हो सकता है कि वह कोमल वयस्क है अर्थात वयस्क नहीं है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा वृद्ध है या ऐसे किसी रोग से ग्रसित है जिस कारण की वह उस व्यक्ति से पूछे गए प्रश्न को समझने में असमर्थ है, वह तो वह व्यक्ति सक्षम साक्षी नहीं होगा। इसके विपरीत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कोमल वयस्क ही क्यों ना हो, चाहे वह पागल ही क्यों ना हो, परंतु यदि वह उससे किए गए प्रश्न को समझने और उनका युक्त उत्तर देने की क्षमता रखता है तो वह सक्षम साक्षी होगा। धारा 118। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का शील सुसंगत नहीं है। तो किस व्यक्ति का शील जो है वह सुसंगत नहीं है? सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील सुसंगत साक्ष्य नहीं है। धारा 52 इस संदर्भ में प्रावधान करती है कि सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील सुसंगत नहीं है। अगला प्रश्न है कि दो सूचियां दी गई हैं, आपको इन्हें सुमेलित करना है। एक तरफ सेक्शंस दिए गए हैं, एक तरफ उन सेक्शन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इनको सुमेलित करना है, इनको पेयर्स बनाने हैं। तो सेक्शन 116 के अनुसार इसका सही पेयर जो होगा वह होगा बी, अर्थात बात करें मृत्युकालीन कथन की, तो मृत्युकालीन कथन जो है वह प्रावधान धारा 32 से जुड़ा हुआ है। अर्थात धारा 32 मृत्युकालीन कथन के बारे में प्रावधान करती है। धारा 45 विशेषज्ञ की राय के बारे में, एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में प्रावधान करती है। साथ ही स्मृति ताजा करना 159 और होस्टाइल विटनेस अर्थात पक्षद्रोही साक्षी 154 के अंतर्गत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि सेकेंडरी एविडेंस नहीं है, तो ऐसा कौन सा साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस नहीं कहलाता? तो धारा 63 अगर देखें अपन, तो धारा 63 के अनुसार प्रतिलिपि से तैयार की गई प्रतिलिपि सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। इसके विपरीत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति, तुलना की गई प्रतिलिपि, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा तैयार की गई प्रतिलिपि सेकेंडरी एविडेंस है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सह अपराधी है? तो सह अपराधी की जो बात करें तो धारा 133 प्रावधान करती है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत, जो कि सह अपराधी को प्रावधान बताए गए हैं, जिसके अनुसार रिश्वत देने वाला व्यक्ति भी सह अपराधी होता है। अगला प्रश्न है कि क्या जो कि चोरी का अभियुक्त है, जो पुलिस की अभिरक्षा में थानेदार को बयान देता है कि मैंने कै की अंगूठी, सोने की अंगूठी चोरी की, मैंने अंगूठी को अपने रिहायशी मकान के ड्राइंग रूम में अलमारी में रख दी, परिणाम से पुलिस अधिकारी अर्थात थानेदार वहां वह सोने की अंगूठी बरामद करता है। अभियुक्त कै के विरुद्ध कौन सा कथन साबित किया जा सकता है? तो धारा 27 के अनुसार अभियुक्त का जो कथन नंबर 2 है वह साबित किया जा सकता है उसकी सह स्वीकृति के आधार पर, अर्थात उसने मैंने चोरी की या नहीं
ये तो नहीं, परंतु मैंने अंगूठी को अपने रिहायशी ड्राइंग रूम की अलमारी में रख दिया, परिणाम स्वरूप पुलिस अधिकारी को वह अंगूठी वहां से मिली। तो जो स्टेटमेंट 2 है उसको साबित किया जा सकता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 27 प्रावधान करती है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। तो धारा 27 का मूल पाठ कुछ इस प्रकार है कि परंतु जबकि किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी चाहे वह स्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी यथार्थ द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टता संबंधित है, साबित की जा सकेगी। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वह सेक्शन 27 के अनुसार साबित किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है कि एक रजिस्ट्रीकृत वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए न्यूनतम कितने गवाहों की आवश्यकता होती है। तो एक रजिस्ट्रीकृत वसीयतनामा उसे साबित करने के लिए कम से कम किसी एक अनुप्रमाणक साक्षी को न्यायालय में बुलाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रश्न पूछा गया इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 68 से। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 68 प्रावधान करती है कि ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग न लाया जाएगा जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणिक साक्षी, यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी जीवित है और न्यायालय की आदेशिका के अधीन हो तथा साक्ष्य देने के योग्य हो, तो उसका निष्पादन साबित करने के प्रयोजन से ना बुलाया गया हो, तब तक उसको साबित नहीं किया जा सकता। परंतु धारा 68 का एक परंतु है जिसमें कहा गया कि परंतु ऐसे किसी दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए जो कि विल नहीं है अर्थात वसीयत नहीं है, तो और जो भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है अर्थात जो वसीयत नहीं है परंतु रजिस्टर्ड है, किसी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाया जाना आवश्यक न होगा जब तक कि उसके निष्पादन का प्रत्याख्यान उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा उसका निष्पादित होना तात्पर्य है विनिर्दिष्ट ना किया गया हो। अर्थात वसीयत के अलावा अन्य जितनी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं, जब तक उन्हें निष्पादन करने वाला व्यक्ति उनका प्रत्याख्यान नहीं करता तब तक किसी अनुप्रमाणक को बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु धारा 68 के अनुसार कहा गया कि यदि वसीयत है तो कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाया जाना आवश्यक होगा। धारा 68 इस संदर्भ में प्रावधान करती है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़े थे। आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।